मंच पर आसीन श्रीमती निहारिका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ सरकार शासन, मेरी सहयोगी श्रीमती संगीता जी, मेरे यूआईडीआई के साथी श्री विवेक चंद्र वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में इस हॉल में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन से आए हुए अधिकारीगण, अन्य प्रदेशों से आए हुए अधिकारीगण, हमारे रजिस्ट्रार्स, ऑपरेटर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको आज सम्मानित भी किया जाना है, और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधि भी यहाँ होंगे और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ शासन का कि उन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को यूआईडीआई के साथ मिलकर आयोजित किया है, और उनके सहयोग के बिना इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित किया जाना संभव शायद न हो पाता। मैं अभी जब यहाँ छत्तीसगढ़ आ रहा था, और संयोग की बात यह है कि मेरा इस क्षेत्र में पहली बार आना हुआ है। मेरा रायपुर में और छत्तीसगढ़ में पहला विजिट है, लेकिन बहुत ही सुखद अनुभूति, न केवल ये देखकर कि प्रदेश किस प्रकार से प्रगति के पथ पर है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, यहाँ के अधिकारियों का जो ओरिएंटेशन है वो भी जनहित में है। कल मुझे रायपुर के जिला प्रशासन के कई अभिनव प्रयासों को देखने का मौका मिला और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे और अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और कैसे जिला प्रशासन और शासन उसको सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। प्रभात जी से मेरी कल काफ़ी देर बात हुई, लगभग 2 घंटे आपसे चर्चा हुई, और उस दौरान आईटी के क्षेत्र में जिस प्रकार का कार्य यहाँ हो रहा है मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। मैंने शायद ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जितनी मुझे जानकारी हुई कि किस प्रकार से डाटा सेंटर्स यहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार से इनोवेशन स्टार्टअप को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, और प्रदेश सरकार की अपनी कितनी सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आधार के बारे में जो धारणा है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। अभी तक जो काम नहीं हो पाया है उस सब को बहुत जल्दी कवर करने की जो योजनाएं हैं, उसको आच्छादित करने की योजनाएं हैं, वो वास्तव में ही बहुत प्रशंसनीय है। और चिप्स जिस प्रकार का काम कर रहा है और आईटी डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में, तो वो नितांत सराहनीय है, और आप सब लोग उसके हिस्से हैं, इसलिए आप सब लोग भी उस प्रशंसा के भागीदार हैं। मैं आप सबकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आधार आज के जीवन में एक ऐसा टूल हो गया है कि कभी कभी नित्य प्रति के जीवन की बहुत सारी कल्पनाएं, ऐसा लगता है कि अगर आधार ना होता तो कैसा होता। आधार के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और विशेष रूप से इस प्रदेश के बारे में सोचें, तो यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी थी, और पूरे अगर भारत की बात करें तो लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं था। आधार के आने से पहले उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पहचान पत्र नहीं था। उनके लिए ये पहला पहचान पत्र बना, और ये एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा आधार बना, और शायद इसीलिए इसका नाम आधार है। आम जनता के एम्पावरमेंट का ये आधार बना, उनको एक पहचान मिली, और उस पहचान के माध्यम से सरकार सीधे उन तक पहुंच पाई, और बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिलता रहा, और इसके आने के बाद सीधे उनको मिलना प्रारंभ। हम आधार में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 140 करोड़ आधार बन चुके हैं, और एक आधार को बनाने में
लगभग $1.2 यानी कि 100 रुपये कह सकते हैं आप, 100 रुपये का खर्चा आया। लेकिन आधार के बन जाने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हम आम भाषा में डीबीटी बहुत सब लोग कहते रहते हैं, डीबीटी के माध्यम से जो बचत हुई, जो अदरवाइज पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता, उसका अनुपात एक आधार पे 100 के मुकाबले 40 यानी कि 4,000 रुपये। तो 40 गुना सेविंग, जितना खर्चा आधार को चलाने और बनाने में आया है, उससे 40 गुना अधिक बचत केंद्र और प्रदेश सरकारें अब तक कर चुकी। तो देखा जाए तो बहुत कम लागत के साथ में ऐसी शायद ही कोई इन्वेस्टमेंट होती होगी कि जिसमें आप 1 रुपये खर्च करें और 40 रुपये बचा लें या 40 रुपये कमा लें। अगर बचाए हैं तो उसका मतलब कमाए हैं, और वो बचे हैं तो किसी न किसी और योजना में लगे। इसलिए संभव हो पाया है कि सड़कें बने, पुल बने, बिजली आए, शिक्षा हो, घर बने। सरकार की बचत जब होती है तो वो एक जगह अगर बचत होती है तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आधार एक बहुत बड़ा माध्यम सिद्ध हुआ है प्रगति का, आम लोगों के हित का। चूंकि इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। अगर किसी घटना के होने की संभावना या किसी प्रोबेबिलिटी इस बात की कि ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन, अगर वो 0.0001% है तो 140 करोड़ में अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सैकड़ों या हजारों में आएगा, वो 1 या 2 में नहीं होगा। तो एक्सेप्शंस आते ही रहते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया होता। इसलिए आधार से संबंधित जो नियम हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको बहुत डायनामिकली सोचने की आवश्यकता पड़ती है। यह भी सोचना होता है कि इसका दुरुपयोग ना हो। इसलिए शायद रजिस्ट्रार्स ने और जो ऑपरेटर्स हैं, पूरे इकोसिस्टम ने थोड़ा सा पिंच महसूस किया होगा एनरोलमेंट साइड में। हमने उसको सख्त बनाने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिकायतें मिल रही थी कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो इसका लाभ ले रहे हैं, बनवा ले रहे हैं। आधार बनवाना पहली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस आधार बनवाने के बाद उसके आधार पर बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेना, बहुत सारे लाभ ले लेना और ऐसा प्रतीत कराना कि वो इस देश के नागरिक हैं। इसलिए ये आवश्यक था कि एनरोलमेंट को थोड़ा सख्त किया जाए। इसलिए स्टेट पोर्टल की व्यवस्था की गई कि 18 साल से ऊपर के जो भी लोग अब नए एप्लीकेशंस देंगे एनरोल करने के लिए और अभी तक उन्होंने आधार नहीं बनवाया है, तो ये जानने की जरूरत है कि क्या वो वास्तव में यहाँ के नागरिक हैं, क्या वो वास्तव में यहाँ रह रहे हैं और उनको वो लाभ मिलने चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था इंट्रोड्यूस की। कुछ सेंटर्स को भी कम किया। जो सारे सेंटर्स हैं उन सब पे एनरोलमेंट नहीं होता। जहाँ अपडेट चाइल्ड एनरोलमेंट अधिकांश सेंटर्स पे अवेलेबल है, एडल्ट एनरोलमेंट बहुत कम संख्या में सेंटर्स पे उपलब्ध है। इसी तरह से एनरोलमेंट में भी हमको कई प्रकार के ऐसे प्रयास देखने को मिले जहां फ्रॉड करने की कोशिश। लोगों ने अपने एक से अधिक आधार बनाने की कोशिश की, अपने बायोमेट्रिक्स बदल के किसी और के साथ मिक्स करके, तो हमें उसे रोकने की जरूरत पड़ी। हमारे रीजनल ऑफिसेज में जो सबसे बड़ी भीड़ आती है, सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए आते हैं। और कई लोग तो कई बार आते हैं। पहले अंडर 14 खेलना है तो एज कम करनी है, फिर नौकरी लग गई तो एज बढ़ानी है, पेंशन लेनी है तो एज बढ़ानी है, इंश्योरेंस लेना है तो एज घटानी है। तो इसलिए इस सिस्टम में चेक लगाने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने ये कहा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम एक ही बार चेंज करने देंगे, और कोई आदमी अपना नाम बदलना चाहता है तो 2 बार से अधिक नहीं चेंज बदल सकता।
अगर उसके बाद आवश्यकता आती है तो व्यक्तिगत रूप से रीजनल ऑफिस में आना होगा। तो फ्रॉड्स रोकने के लिए रेगुलेशंस के माध्यम से, नियमों के माध्यम से और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का विकास कर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मॉडल्स हमने डिप्लॉय किए हैं और उससे हम बायोमेट्रिक्स को, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आइरिस हैं, उनको चेक करते हैं और जहां हमको लगता है कि फ्रॉड की संभावना है उनको हम रोकते हैं, उनको दोबारा चेक कराते हैं। जरा सा भी गलत मिलता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए कभी कभी आप लोगों के पास ज़्यादा शिकायत आती होगी कि आधार में अब थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, एप्लीकेशन रिजेक्ट ज़्यादा हो रही। परंतु आधार की सत्यता को और आधार की जो बिलीफ है, लोगों का विश्वास है, विश्वसनीयता को, उसको बनाए रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है, इनकी आवश्यकता है। इसलिए हम लोग एनरोलमेंट में और अपडेट में निरंतर नए नए टेक्नोलॉजिकल प्रयास कर रहे हैं। एक हमने नई पूरी एप्लीकेशन अपनी चेंज की है। अभी तक हम लोग ऑफलाइन भी एनरोलमेंट करते हैं और वो गांव में जाके या कहीं पे जहां इंटरनेट नहीं है वहां पे एनरोलमेंट का पैकेट तैयार कर लेते हैं और बाद में लाके उसे अपलोड कर देते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट भी ऐसे डॉक्यूमेंट होते थे जो फर्जी बनाए जा सकते, जिनको उनके सोर्स से सत्यापित नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे हमने वहां से मूव करना शुरू किया और स्टेट्स को भी ये रिक्वेस्ट किया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में आधार में अनुमन्य है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को कोशिश किया जाए कि ऑनलाइन कन्वर्ट किया जाए, ऑफलाइन की बजाय, जिससे कि ऑनलाइन जो उनका सोर्स है वहां से सत्यापित किया जा सके। आपके भी प्रदेश के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं चिन्हित करके हमने भेजे हैं। तो पहली स्टेज की रिक्वेस्ट ये है कि जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप कृपया ऑनलाइन करा दें और जो ऑनलाइन हो रहे हैं अगर उनके साथ साथ उसमें अगर एक QR कोड भी ऐड कर दें तो QR कोड से ऑटोमेटिकली उनको रीड किया जा सकेगा और सीधे उस QR कोड से वेबसाइट से, मशीन से ही, कंप्यूटर से ही वेरीफाई किया जा सकेगा। मैनुअल इंटरवेंशंस की जरूरत नहीं होगी, गड़बड़ी होने की संभावना कम होती चली जाएगी। हम लोगों ने अपने सिस्टम को बहुत सारे अलग डेटाबेस के साथ में API से इंटीग्रेट किया है। CBSE की मार्कशीट आज की डेट में हम लोग सीधे चेक कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जितने भी हैं पूरे देश में, एक राज्य बचा हुआ है, बाकी 35 राज्य आज इंटीग्रेट हो गए हैं। 24 राज्य CRS पे हैं और 11 जो नॉन CRS हैं इंडिविजुअल, उन स्टेट से हम इंटीग्रेट करके उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स अब हमारा सिस्टम सीधे रीड कर सकता है। 18 साल से कम के बच्चों, अभी 0 से 5 के लिए है, बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। बर्थ सर्टिफिकेट हम 18 साल तक के लिए मैंडेटरी करने पर विचार कर रहे हैं कि एनरोलमेंट करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र डॉक्यूमेंट होगा। इसी प्रकार से छोटे बच्चे, कभी कभी पेरेंट्स उनके नाम बदलना चाहते हैं, नाम बदलने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए भी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, नाम बदलने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट ही डॉक्यूमेंट होगा। जहां हम एक और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वहीं अपने सिस्टम को इस प्रकार का बनाने का प्रयास करते हैं कि गड़बड़ी न हो। जो हमारा यूनिवर्सल क्लाइंट है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि हमने नया सॉफ्टवेयर बना लिया है और लगभग जो हमारे 1 लाख एनरोलमेंट किट्स हैं, मशीन्स कहते हैं इसको, ऑपरेटर्स हैं, उसमें से 2000 पर उसकी टेस्टिंग चल रही है और अभी काफ़ी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो बहुत शीघ्र में भी 31 अक्टूबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सब 1 लाख मशीन्स पर जो है हम यूनिवर्सल क्लाइंट को डिप्लॉय करें और यूनिवर्सल क्लाइंट पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। यानी कि अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं तो QR कोड रीड कर वो सीधे वेबसाइट पे जाके वहां से वेरीफाई कर सकता है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही कि बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं है। देने के समय ही पॉसिबल होगा उनको चेक करना। आज की डेट में हम लोग पैन से इंटीग्रेटेड हैं, पासपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इंटीग्रेशन हो सकता है, मनरेगा के डॉक्यूमेंट्स हैं, PDS के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब के साथ में हमारा प्रयास ये है कि हम उनसे ऑनलाइन इंटीग्रेट कर लें। इसी प्रकार आपके भी जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, उन सब के साथ इंटीग्रेट करके सोर्स पे या बाद में जो हमारा क्वालिटी चेक है उसमें इंटीग्रेट कर पाएं, तो आधार की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं, क्योंकि जो नेगेटिव
होता है, नकारात्मक पक्ष जो है वो ज़्यादा उभर कर समाचार में सामने आता है, जो बाकी पहलू होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो अक्सर अखबार में या समाचारों में जो हमको पढ़ने को मिलता है तो वो आधार के फेक आधार, नकली आधार, जो लोग एलिजिबल नहीं है उनके द्वारा लिया गया आधार, इस प्रकार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तो ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, सम्मिलित जिम्मेदारी है कि हम लोग इन शिकायतों को कम से कम कर सकें और सिस्टम की विश्वसनीयता को और बढ़ा सकें। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा बड़ा काम है वो है ऑथेंटिकेशन, जहां एक और एनरोलमेंट और अपडेट सीधे सीधे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि आधार की जो परिभाषा है एलिजिबिलिटी की वो रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, 182 दिन से अधिक अगर रह चुका हो तो वो आधार के लिए एलिजिबल है। फॉरेनर्स भी एलिजिबल हैं। अक्सर ये भ्रम रहता है लोगों को कि आधार केवल नागरिकों के लिए है। आधार सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है। जो लोग एनआरआईज हैं, ओसीआईज हैं और पूरी तरह से फॉरेनर्स हैं, उनको भी आधार अनुमन्य है। जो लोग लीगली यहाँ आते हैं, रहते हैं, तो हम उनका भी डेटाबेस मेंटेन करते हैं और आधार बनाते समय उससे भी चेक करते हैं। ये वेरीफाई करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लीगली यहाँ आया है तो उसका इमिग्रेशन का डेटाबेस है, उससे भी हम चेक करते हैं। जहां एक और एनरोलमेंट अपडेट रेजिडेंट्स के लिए है, दूसरी व्यवस्था जो है ऑथेंटिकेशन, वो संस्थाओं के लिए है। विशेष रूप से सरकारी संस्थाएं जिनका धन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, जो पैसा वहां से आता है उसमें जितनी भी योजनाएं चलती हैं, आधार अधिनियम की धारा 7 ये अनुमन्य करती है कि उन सब में आधार से सत्यापन किया जा सके। आधार सत्यापन के लिए धारा 7 में प्रावधान किया गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं इस प्रदेश में जो अभी डीबीटी के रूप में चल रही हैं, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन सत्यापन उसमें शामिल नहीं है। मेरी जानकारी में लगभग 75 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आधार सत्यापन जोड़ा जा सकता है। उसके लिए धारा 7 का नोटिफिकेशन करके उनको उसमें ऐड किया जा सकता है। उसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको रोकना संभव हो पाएगा। इसी तरह से अधिनियम में एक धारा है 44B2, बड़ा सा लंबा सा है, लेकिन साधारण भाषा में यह है कि अगर कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए, इनोवेशन या नॉलेज के लिए अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें सरकार के कोष से पैसा तो नहीं जा रहा है, लेकिन व्यक्ति को किसी और प्रकार का लाभ मिल रहा है, जैसे अटेंडेंस ही है, अटेंडेंस में कोई धनराशि नहीं मिल रही है लेकिन व्यक्ति का सत्यापन किया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है, तो इस प्रकार के जितने भी और यूज हैं उन सब में भी आधार सत्यापन किया जा सकता है। और उसकी व्यवस्था ये है कि प्रदेश के संबंधित विभाग द्वारा एक आवेदन देना होता है, और अब उसके लिए पहले ये मैनुअल था, अब हमने पोर्टल बना दिया है, पोर्टल पे ही आप सबमिट कर सकते हैं। वो संबंधित यहाँ के डिपार्टमेंट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को जाएगा, वहाँ से यूआईडीआई को आएगा, और यूआईडीआई चेक करने के बाद उसका कंसेंट भेज देंगे और मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आधार सत्यापन का प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए AUAs जिसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, और KUA KYC यूजर एजेंसीज, उनकी संख्या छत्तीसगढ़ में कम है। मुझे लगता है कि उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, स्कीम्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, 44B2 के यूज केसेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और अधिक लाभ जो है आधार का, क्योंकि आज हमारी जो वर्कशॉप है डिराइविंग मैक्सिमम इम्पैक्ट आउट ऑफ आधार, तो और अधिक आधार का लाभ जो है प्रदेश को मिल पाएगा। और मुझे कल ये जानकर खुशी हुई कि पहले से ही संवेदनशीलता है और इस दिशा में काफ़ी अच्छे प्रयास चल रहे हैं, और बल्कि हम लोगों की तरफ से सहयोग की अपेक्षा है। मैं आपको यूआईडीआई की ओर से पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए यूआईडीआई से, आधार से जिस प्रकार के भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम उसके लिए तत्पर हैं और हम आपको वो सहयोग प्रदान करेंगे। और आपसे भी हमारी अपेक्षा होगी कि हम साथ में मिलकर काम करें तो आधार का अधिक से अधिक लाभ मिले। एक छोटा सा अंदाजा आप सब लोगों के लिए जो आज इस कार्यशाला में हैं, हमारे पास लगभग 75,000 आवेदन प्रतिदिन आते हैं नए एनरोलमेंट के लिए, और इन 75,000 आवेदनों में से 1600 आवेदन ऐसे होते हैं जो 18 साल से ऊपर के लोगों के होते हैं।
लगभग 2%। 98% आवेदन जो अब हमारे पास आते हैं नए एनरोलमेंट के लिए, वो सब बच्चों के होते हैं बिलो 18, 0 to 5 एंड 5 to 18, और उनकी संख्या लगभग बराबर है, यानी कि 49% लगभग जो है 0 to 5 के आते हैं, 49% 5 से 18 के आते हैं। और अगर इस संख्या को वार्षिक गणना करें तो ये लगभग 2.25 करोड़ बैठता है, और लगभग यही पॉपुलेशन की ग्रोथ है, यानी कि हर साल भारत में जितनी जनसंख्या वृद्धि होती है लगभग उतनी संख्या में नए आधार बनते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों के पास पहले से आधार हैं उनको अपने आधार में परिवर्तन करना होता है, और सबसे अधिक परिवर्तन हमारे पास आते हैं एड्रेस के लिए। अपना एड्रेस चेंज करना है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और अपना एड्रेस बदलते हैं। बहुत सारे लोग वो हैं जो अपना मोबाइल बदलते हैं, उनका एक एसोसिएटेड मोबाइल है आधार के साथ में, और उसके माध्यम से वो डिजिटल पेमेंट्स और बाकी सब ऑथेंटिकेशंस करते हैं, वो बदल लेते हैं, तो मोबाइल अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट आती हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए, जैसे मैंने बताया, काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं। नाम बदलने के लिए रिक्वेस्ट आती हैं। जो छोटा सा चेंज होता है नाम में, उसके लिए हम गजट नोटिफिकेशन के लिए इंसिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई आदमी नाम में बड़ा बदलाव कर रहा है या पूरा नाम ही बदल ले रहा है, तो उसके लिए हमने ये आवश्यक किया हुआ है कि आप पहले गजट नोटिफिकेशन कराएंगे, उसकी प्रक्रिया करेंगे, और केवल गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही नाम चेंज करेंगे। बहुत थोड़ी संख्या में हमारे पास जेंडर चेंज करने के लिए भी रिक्वेस्ट आती हैं, जिसमें कभी कभी गलती से जेंडर चेंज हो जाता है, या जो लोग चेंज करते हैं जेंडर उनकी रिक्वेस्ट आती है, संख्या कम होती है। बट ये रिक्वेस्ट हमारे पास अपडेट करने के लिए आते हैं, और इनकी संख्या साल भर में लगभग 23 करोड़ होती है, और दिन में 7.5 लाख, हर दिन 7.5 लाख ऐसी रिक्वेस्ट आती है। इसी तरह से जो एंटिटीज ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स के लिए हो, अटेंडेंस के लिए हो, या बेनिफिट्स के लिए हो, उनकी संख्या लगभग 9 करोड़ होती है प्रतिदिन। तो हम प्रतिदिन 9 करोड़ ऑथेंटिकेशंस करते हैं, और साल भर में करीब 2700-2800 करोड़ ऑथेंटिकेशन करते हैं। अभी तक हम आधार के माध्यम से 15,000 करोड़ से अधिक ऑथेंटिकेशंस कर चुके हैं। ऑथेंटिकेशन में 2 प्रकार के रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं। एक जिसे हम कहते हैं येस और नो रिस्पॉन्स, जिसमें हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो आधार नंबर दिया गया है वो उसी व्यक्ति का है, सिर्फ हाँ या ना। और दूसरी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है जिसे हम केवाईसी कहते हैं, केवाईसी ऑथेंटिकेशन, और विशेष रूप से वित्तीय संस्थाएं इसका प्रयोग करती हैं, बैंक्स करते हैं, जिसमें हम 5 फील्ड जो है वो संस्था को ट्रांसफर करते हैं: नाम, फोटो, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इसी को नो योर कस्टमर कहते हैं, और वो संस्थाएं लेके इसे अपने पास सेव कर लेती हैं, और वो जान लेते हैं कि ये यही व्यक्ति है, और आधार से हमने चेक किया है। आधार से चेक करने के 3 तरीके हैं। एक जिसे हम कहते हैं मोबाइल ओटीपी, यानी कि आपने अपना आधार दिया तो आपका जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, और आप वो ओटीपी वापस सिस्टम में फीड करते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन या पोर्टल पे कोई स्कीम का यूज कर रहे हैं तो आप ओटीपी फीड करते हैं, जिससे रिसीविंग एप्लीकेशंस को ये पता लग जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं। इसमें एक बात की संभावना रहती है कि अगर किसी दूसरे के हाथ में आपका मोबाइल लग जाए तो नुकसान हो सकता है, फ्रॉड कर सकता है, वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। जो अन्य योजनाएं हैं, अगर उसको आधार नंबर पता है और मोबाइल उसके हाथ में है तो पूरी आपकी आइडेंटिटी उसके पास चली जाएगी। इसलिए हम लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उसके लिए कहते हैं, वो ज़्यादा सेफ है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए व्यक्ति का स्वयं का होना जरूरी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। मोबाइल अगर किसी को दूसरे के हाथ में लग जाए तो भी कर सकता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आपको अपना फिंगरप्रिंट देना होता है, अंगूठा या कोई एक फिंगर लगाते हैं, दूसरा व्यक्ति आपके स्थान पर नहीं कर सकता। हालांकि हमने देखा है कि लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं नए नए फ्रॉड करने के, गमी फिंगर्स बनाने के, प्रिंट फिंगर्स के प्रिंट्स लेके उसको सिस्टम में इंजेक्ट करने के। तो इसलिए हमने उसको मजबूत बनाने के लिए जो फिंगरप्रिंट से रिलेटेड डिवाइस होती हैं उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ काम किया। जो पुरानी डिवाइसेस थी उन्हें हम L0 डिवाइसेस कहते थे, 0 लेवल की डिवाइसेस थी, उनको अपग्रेड किया है और अब उनको हम L1 डिवाइसेस कह रहे हैं।
तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ होंगे शायद जो अपने सिस्टम में L1 डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइसेस हैं तो संजीव बताएंगे आपको बाद में शायद पिछले महीने तक 25 लाख डिवाइसेस कन्वर्ट हो गई, 40 लाख में से 25 लाख डिवाइसेस कन्वर्ट हो गई थी और L1 पे चले गए थे और बाकी लोग भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत शीघ्र ही हम देखेंगे कि ये डिवाइसेस जो है L1 हो जाएंगे। हो सकता है इनकी संख्या में कमी आ जाए, 40 लाख से कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो L0 से L1 में जाना चाहते हैं वो जो हमारी सत्यापन की तीसरी प्रक्रिया है वो सीधे उस पर जाना चाहते हैं। वो फिंगरप्रिंट डिवाइस ना यूज़ करके जो तीसरी सुविधा है फेस ऑथेंटिकेशन, जहां आप अपना चेहरा दिखाते हैं और आपके चेहरे से मैच करके हमारा सिस्टम बताता है कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है। इसे हम फेस ऑथेंटिकेशन कहते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन ने जीवन को बहुत आसान बनाया है। उदाहरण के तौर पर जो पेंशनर्स थे जिनको पहले हर साल भौतिक रूप से आके ट्रेजरी में या बैंक में ये सिद्ध करना होता था कि मैं जिंदा हूँ, अब वो अपने घर बैठे बैठे ही फेस ऑथेंटिकेशन से अपने जिंदा होने का सबूत सबमिट कर सकते। और फेस ऑथेंटिकेशन की NIC ने एक एप्लीकेशन डेवलप कर दी, बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन। बहुत आसान है, कोई भी यूज़ करना चाहते हैं उसको लेके प्लग एंड प्ले कर सकते हैं सीरियसली। तो हम लोग सबको ये रिकमेंड करते हैं कि आप मोबाइल से फिंगरप्रिंट से फेस ऑथेंटिकेशन में जाएं। तो हमारे पास ये काफ़ी फीडबैक है कि बहुत लोगों ने कहा है कि अब हम बायोमेट्रिक जो फिंगर डिवाइसेस हैं उनको हटा के उनके स्थान पर सीधे फेस ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, जो ज़्यादा सफलतापूर्वक काम करता है और ज़्यादा सिक्योर भी है। इनफैक्ट अभी बहुत सारे अपडेशंस के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आधार सेवा केंद्र पर आएंगे। अगर आपको मोबाइल चेंज करना है अपना, तो हम आपको घर बैठे सुविधा नहीं अलाउ करते हैं। और उसका कारण ये है कि मोबाइल आज की डेट में आधार के साथ लिंक मोबाइल जो है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका मोबाइल चेंज कर ले तो ये मान लीजिए कि आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं, आपकी पूरी आइडेंटिटी हैक कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल अपडेट आपकी व्यक्तिगत प्रेजेंस और आपके फिंगरप्रिंट लेने के बाद ही चेंज किया जाता है, उसके बगैर नहीं चेंज किया, ऑनलाइन चेंज नहीं किया। लेकिन जब हम फेस ऑथेंटिकेशन इंक्लूड कर देंगे अपने सिस्टम में, तो फिर उसके बाद आप मोबाइल अपडेट भी घर से कर पाएंगे, क्योंकि तब फेस ऑथेंटिकेशन होगा और फेस ऑथेंटिकेशन से ये सुविधा घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारी जो दो मेजर सेवाएं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अपडेशन होता है, एड्रेस अपडेट और मोबाइल अपडेट, ये दोनों घर से ही करने पॉसिबल होंगे। एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट आज भी कर सकते हैं, आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार के कुछ प्रयास हमने पिछले कुछ समय में किए हैं। सिस्टम को जहां एक और शिफ्ट करने की कोशिश की है, वैसे ही रेजिडेंट्स को और ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्टिंग एंटिटीज़ को हमने उनको सरल बनाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग यहाँ जानते होंगे AUA के जो ऑडिट सिस्टम्स हैं, उनके जो चेक लिस्ट हैं, उनको भी सिंप्लीफाई किया, उनको भी कम किया, जिससे कि ऑनबोर्डिंग आसान हो सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों से आधार का पूरा जो इम्पैक्ट है वो पॉसिबल हो पाएगा। कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको आज अवार्ड किया जा रहा है। इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि हम अब ऑपरेटर्स की एक्टिविटीज़ को डायनेमिक बेसिस पर मॉनिटर करते हैं। हमारे सिस्टम में हमने एक कैपेबिलिटी डेवलप की है, सॉफ्टवेयर में ऐड किया है कि अगर ऑपरेटर गलती करेगा तो हमारा सिस्टम उस गलती को ऑपरेटर को बताएगा कि आपने गलती की है। और हमने एक लिमिट फिक्स की है कि अगर आप महीने में इससे ज़्यादा गलतियाँ करते हो तो फिर हम आपको हटा देंगे। तो हमारा सिस्टम जो है, जब आपकी गलतियाँ 40% हो जाएंगी तो आपको एक मैसेज भेजेगा कि महीने में आप 25 ही गलतियाँ कर सकते हैं, 10 हो गई हैं आपकी, तो आप सावधान हो जाइए। आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, या तो दोबारा ट्रेनिंग लीजिए या ठीक करिए, क्योंकि ऑपरेटर की गलती का नुकसान वो रेजिडेंट को होता है। उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, पेंडिंग हो जाती है, पड़ी रहती है, लोगों की डेट ऑफ बर्थ बदल जाती है और बाद में उनको बहुत झंझट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग, उनका टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, इस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑपरेटर नहीं बन सकता, आपके साथ जानकारी है या नहीं है। आधार सिस्टम में ऑपरेटर बनने के लिए बाकायदा एक कोर्स होता है, वो कोर्स अटेंड करना पड़ता है और वो कोर्स पूरा करने के बाद एक टेस्ट पास करना पड़ता है। टेस्ट पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट सिस्टम पर अपलोड होता है,
जिसमें पता लगता है कि ये व्यक्ति ट्रेंड ऑपरेटर है, और जो लोग उस लिस्ट में है केवल और केवल वही ऑपरेटर के रूप में हायर किए जा सकते हैं, अन्य व्यक्ति ऑपरेटर के रूप में हायर नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ले आए और ऑपरेटर बनाए।